नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बीजेपी की एक अदा मुझे बहुत पसंद है कि किसी भी चुनाव में जीत के बाद और बड़ी जीत के बाद जो नशा है वो इतनी जल्दी उतर जाता है और वो दूसरे जो इलेक्शन होने वाले हैं राज्यों में फिर से वो मशीन उतर जाती है उन राज्यों के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिक्र हो या पश्चिम बंगाल का जिक्र हो। और साम दाम दंड भेद हर तरह की टेक्निक अपनाकर चुनाव जीतना ये एक ऐसी मशीन है। मैं मानती हूँ कि सिर्फ एशिया में नहीं, भारत में नहीं, अगर अफ्रीका में भी हो वहां भी जाके चुनाव जीत सकती है बीजेपी। आपको यह मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो अगले साल नहीं है उसमें थोड़ा सा भी वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नर्वसनेस एक ऐसे बयान से झलकती है जिसमें शायद ही आपने उस बयान के बारे में मुख्य धारा का तथाकथित जो दरबारी मीडिया है उसमें शायद ही आपने कोई जिक्र, कोई खबर उस बात की सुनी हो। वो बयान मैं आपको सुनवाती हूँ और उस बयान के बाद सबसे ज़्यादा अहम बात है बंगाल के इलेक्शन को लेकर। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में जो एसआईआर है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो पहला ड्राफ्ट अपना जो पहला रोल जारी किया है, जो सूची जारी की है, वो उसमें चौंकाने वाले नतीजे या चौंकाने वाला आकलन कम से कम इस वक्त हम कह सकते हैं वो आ रहा है। थोड़ी देर आप मेरा इंतजार कीजिए, कुछ सेकंड का ये भाषण आप सुनिए, ये भाषण का एक हिस्सा सुनिए। मैं वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश से लेकर और बंगाल तक बीजेपी की क्या रणनीति होनी जा रही है और ऑपोजिशन क्या कर रहा है, इस बारे में एक ही पल में बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना। आपने देखा कि कितना बड़ा ये बयान है जिसमें आदित्यनाथ खुद ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर गायब हैं इस लिस्ट से, और ये ऑपोजिशन के नहीं, हमारे। उन्होंने कहा 85 से 90% वोटर ये हमारा है। कितनी हैरानी की बात है कि ये बड़ी खबर तमाम हेडलाइंस से गायब है। और इसी भाषण में आदित्यनाथ ने ये कहा था कि वो डिटेंशन कैंप्स बनाने वाले हैं, जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं उनके लिए हर ज़िले में डिटेंशन कैंप्स बनाए जाएंगे। तो इस खबर को सनसनी की तरह, जंगल में आग की तरह फैला दिया गया। इस पर डिस्कशंस हुए, अखबारों में खबर छपी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, और इस बात के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से इस बात की चर्चा की जा सकती थी। पहली बात तो इससे भी की जा सकती थी कि जब ये कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं, कैसे पता चला आदित्यनाथ को कि ये 4 करोड़ जो लोग हैं ये बीजेपी के वोटर हैं? दूसरी बड़ी बात कि इस बात को तो अंदर खाने, कानों कान किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए थी। ये तो पार्टी
पार्टी के हाई कमान से और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ बैठ के इस बात पे चर्चा होनी थी। अगर मान लेते हैं ये भी बात है तो क्यों भरी महफिल में इस बात को वो क्यों कह रहे हैं? कई तरह की ये बातें हैं कि क्या ये अमित शाह से बगावत की तरफ इशारा करती है योगी आदित्यनाथ की, या फिर वो इस तरफ इशारा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ इतने बड़े चैलेंजर बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, इस बात का ये एक तरह से इसको दर्ज कराने की कोशिश हो रही है कि ये क्या चुनाव उन्हें हरवाने की कोशिश हो रही है। एक और बात जो उभर कर सामने आ रही है कि क्या ये ऑपोजिशन को बेवकूफ़ बनाने की, कि पहले से ही अब ये कह रहे हैं योगी जी कि हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, तो क्या ऑपोजिशन फिर सो जाए? ये ध्यान न दे ऑपोजिशन कि ये 4 करोड़ वोटर तो सत्ता पक्ष की पार्टी के काटे जा रहे हैं, तो हमें इस बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि 15 दिन जो एसआईआर का है वो उत्तर प्रदेश में उसकी अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है। अब जो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर पेश हुई हूँ, उस बात को आप ध्यान से नजर में रखिए। कितनी महत्वपूर्ण है ये खबरें जो बिल्कुल मैं कहूँगी कि कारपेट के नीचे दबा दी जाती हैं, जिस पे कोई डिस्कशन नहीं होता। ये पहला जो ड्राफ्ट रोल आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वायर ने ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट छापी है। और ये रिपोर्ट साफ तौर पे क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि पूरा जो राष्ट्रीय विमर्श, जो नेशनल नैरेटिव फैलाया गया कि एसआईआर का मकसद ये है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से वोटर बने हुए हैं, और उसमें ये भी साजिश को समझाया गया कि ये ऑपोजिशन उनको अपीस करता है, उनका तुष्टिकरण करता है तथाकथित रूप से, और इसलिए ये भाजपा इस पर ज़्यादा एक्टिव होकर ये कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के या गैर भाजपा जो सरकारें हैं वो इनसे फ़ायदा पहुंचता है उनको। इसलिए ये जो पूरा जो ड्राफ्ट रोल आया है ये पूरे तरीके से ये बताता है, वायर की रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उन मुसलमानों के पास पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, और ख़ासकर उन सरहदी ज़िलों में जिसमें मुर्शिदाबाद का नाम तो हो ही नहीं सकता, आपने सुना ना हो। हर तीसरे दिन टीवी चैनलों पर बहस होती है कि मुर्शिदाबाद किस तरह से बांग्लादेश बन चुका है और वहाँ पूरे तरीके से कब्जा हो चुका है। मुर्शिदाबाद में तो अब पश्चिम बंगाल का कानून नहीं चलता, भारत का संविधान नहीं चलता, बाकायदा फिल्में बनाई जाती हैं। बंगाल फाइल्स नाम से जो फिल्म बनी उसमें बाकायदा मुर्शिदाबाद को निशाना बनाकर आम लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश हुई, और सीधे तौर पर जो प्रवासी लोग हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य आते हैं या काम करने के लिए आते हैं, उन लोगों के खिलाफ, एक ख़ास पहचान वाले लोगों के खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश हुई। अब ये जो ड्राफ्ट है सीधे तौर पे ये कह रहा है कि अगर इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट है गाँव देहात में रहने वाले मुसलमानों के पास है, जो यानी पूरे तरीके से जो अवैध बांग्लादेशियों का और रोहिंग्या वोटरों का ये पूरा भूत जो हमारे सामने पेश किया गया था, बिल्कुल फ्लैट चला गया है, ज़मीन पर ध्वस्त हो गया है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कमी है इस बात की। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है उन लोगों को है जो मटुआ समुदाय के लोग हैं। 1971 में मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेश जब बना था, जब ये लोग आए थे, उसके बाद के सालों में जो हिंदू शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, उनको सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है अगर इस ड्राफ्ट रोल का जो ये आकलन है इसको देखा जाए। क्योंकि 2002 जो कट ऑफ है, यानी कि आपको आज के डॉक्यूमेंट पिछली बार के 2002 उसको बेस बनाया गया है, 2002 से मैच किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, इसको मैपिंग कहा जा रहा है। और इस मैपिंग में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो बेचारे वो लोग जो वहाँ ज़्यादती सहते हुए भारत आए, यहाँ के बस गए, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो इस वक्त तक वोटर नहीं बने थे 2002 तक भी। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि हम सीएए लेकर आए हैं, इन्हीं लोगों के लिए। तो पूरा सीएए को लेकर भी जो पूरा राष्ट्रीय विमर्श है, जो लोगों को ये कड़वी घुट्टी पिलाने की ये कोशिश की गई, वो भी पूरे तरीके से नाकाम हो रही है। मेरे साथ रहिए, आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है, इस आंकड़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। 294 विधानसभा सीटों का ये जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि गांव में रहने वाली जो अल्पसंख्यक आबादी है उसमें से ज्यादातर के कागज पूरे हैं, और जो दिक्कतें आ रही हैं हिंदू शरणार्थियों को आ रही हैं, और शहरों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको झेलनी पड़ रही हैं। और वोटरों से एसआईआर में ये कहा गया था इस बार 2025 में कि अपना नाम मौजूदा वोटर लिस्ट को 2002 की पुरानी लिस्ट से लिंक करें या मैप करें। 2002 यानी 23 साल पहले। और जिनका नाम नो मैपिंग में डाल दिया गया है उन पे ज़्यादा और ज़्यादा कागजात उनको लाने पड़ेंगे और सुनवाई की मांग की जाती है।
और इसके अलावा एक और जो ASD कैटेगरी है उसमें जो यानी जो मौजूद नहीं है, शिफ्ट हो गए हैं, जिनका देहांत हो चुका है या जिनके नाम 2 बार हैं। अब यहाँ पर आंकड़े साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि अवैध प्रवासी वाली पूरी थ्योरी गलत साबित हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल बताता है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर नो मैपिंग बहुत कम है। डोमकल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, 77.67 मुस्लिम आबादी है, फीसद मुस्लिम आबादी, और 1% से भी कम यहाँ वो लोग हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। दूसरे हैं यहाँ पर रानीनगर, जिसमें 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और 1% से भी कम वो लोग हैं जो नहीं जोड़ पाए अपने को मैपिंग से, यानी सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद हरिहरपारा आता है, 75% आबादी है, 74.96%, और इसमें आधे फीसद से ज़रा ऊंचा यानी कि 0.60% ऐसी आबादी है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई है। साफ तौर पे यानी कि ग्रामीण जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो जड़ें हैं वो पुरानी हैं, इसलिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं उनके पास, चाहे ज़मीन के हों या दूसरी तरह के हों। और 2002 की सूची जो बेस बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, सीधे तौर पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे पा रहे हैं और पूरे तरीके से ये बात साबित नहीं हो पा रही, टिक नहीं पा रहा है कोई आर्ग्यूमेंट। अब आ जाते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जो बांग्लादेशी जो हिंदू जो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन यानी ज़्यादतियाँ सहते हुए भारत में आए थे, जिनके लिए कहा गया था कि इन लोगों के लिए खासकर हम बना रहे हैं CAA। आर्टिकल क्या कहता है? 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाने की वजह से इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो 1971 के बाद या उसके बाद वाले सालों में, 1971 में ही सारे लोग नहीं आए थे, उसके बाद भी आए थे, और उनके जो अत्याचार उनके ऊपर किए जा रहे थे उसकी वजह से वो यहाँ पर आए और उनके लिए CAA की बात कही गई थी। वही लोग मुश्किल में पड़ रहे हैं। अब इसमें जो मटुआ खासकर लोग हैं जो नो मैपिंग कैटेगरी में आ रहे हैं, मटुआ समुदाय के लोग, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर इसमें तथाकथित निचली जातियों के या दलित जातियों के लोग हैं। इसमें औसतन 9.47% यानी 10% से थोड़ा कम वोटर मैप नहीं हो पाए, जबकि जो पूरे राज्य का औसत है वो है 4.05, यानी उनसे लगभग 5% से कुछ कम, यानी 2 गुना। आप सोचिए, अगर पूरे राज्य का औसत हो रहा है 4.05, तो जो मटुआ कम्युनिटी है जिनको लेकर बीजेपी ने पूरी एक पॉलिटिकल मुहिम छेड़ी थी अपनी तरफ उनको लाने के लिए, उस कम्युनिटी में काफ़ी मुश्किलों का उनको सामने करना पड़ रहा है। यहाँ पर बाकायदा कंस्टिट्यूंसीज का एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि नादिया और उत्तर 24 परगना में SC आबादी ज़्यादा है, 36% से ज़्यादा, अल्पसंख्यक जो आबादी है 13% से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा गहरी समस्या यहाँ हो रही है। इसके अलावा गाय घाटा में 14% से ज़्यादा और बगदा में 12% से ज़्यादा नो मैपिंग है, जहाँ दोनों जगह अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो 12% से भी यहाँ पे कम है। तो जो 2002 की कट ऑफ लिस्ट है उसमें बाद में आए हिंदू शरणार्थी जो हैं वो मुश्किल में पड़ गए हैं। ये मासूम लोग, ये बेचारे लोग जो वहाँ से भी परेशानी सहते आए, और अब यहाँ पर उनके ऊपर बोझ ये है कि अपनी नागरिकता उनको यहाँ साबित करनी पड़ेगी, यानी अपने को वोटर, एलिजिबल वोटर यहाँ पर साबित करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इनके ऊपर असर पड़ा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि शहरी लोग जो ये समझते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको SIR से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ास रिपोर्ट, ये आकलन जो है उनकी भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। यानी पश्चिम बंगाल में शहरों में सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम कट रहे हैं, इतना जितना कि नागरिकता नहीं, बल्कि क्योंकि काम के लिए वो लगातार पलायन करते रहते हैं। तो जो शहरी माइग्रेशन है, जो अर्बन माइग्रेशन है, उन लोगों को परेशानी हो रही है। कोलकाता में जोराबाग, जोरासांको और चौरंगी जैसी सीटों पर 35 से 37% तक नाम कट रहे हैं। आप सुन रहे हैं? 35 से 37% तक नाम कट रहे हैं, यानी हर 3 में से 1 जो वोटर है वो लिस्ट से बाहर हो रहा है। अब क्या करेगा ये वोटर? आप सोचिए, काम करने के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। ये वही मिडिल क्लास जिस पर दिन भर मैं कहूँगी कि जो अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझता है, उसके बावजूद भी नौकरी की तलाश में, रोज़ी रोटी की तलाश में दर दर भटकता रहता है। तो ये सीधे तौर पे ये बात हो रही है कि जिस ज़्यादा साल आप रहे हैं उस जगह पर, और गांव के लोग, क्योंकि नौकरी नहीं होती कहीं जाने के लिए और मौका नहीं होता, तो जो छोटी मोटी अपनी खेती करनी है उसकी वजह से गांव में ही रहते हैं और ज़मीन उनको जोड़े रखती है। आज SIR में पश्चिम बंगाल का कम से कम उदाहरण ये है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं वो गरीब मुसलमान जो रहते गाँव में हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद या खेती की ज़मीनें होंगी, लेकिन उसके बावजूद उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो सबसे ज़्यादा नज़र जो है
है वो इस वक्त रहेगी उत्तर प्रदेश से पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीजेपी चाहती है वो ये कि बंगाल का किला वो भेद लेगी, तभी ये समझेगी कि पूरे भारत पर उसका कब्जा हो गया है चुनावी रूप से। मेरी भी नज़र रहेगी इस पर और आप भी नज़र रखिए।